हेलो स्टूडेंट। मैं सुधीर कुमार पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मनिंद्रास एकेडमी पर। आज मैं 11th की फिजिक्स में बात करूंगा सरल रेखा में गति। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सरल रेखा में गति। आपका लेसन का नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। अगर हम बेटा सरल रेखा की बात करें, सरल रेखा में गति, तो गतियां बेटा कितने प्रकार की हो सकती हैं? दिशाओं के आधार पर। गतियां दिशाओं के आधार पर, दिशाओं के आधार पर आधार पर जो गतियां हैं वो तीन प्रकार की हो सकती हैं बेटा। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की बेटा। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की गतियां हो सकती हैं दिशाओं के आधार। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक गति के बारे में बात करेंगे। तीन प्रकार की गतियां होती हैं। पहली जो गति होती है बेटा वो एक बीमीय गति होती है। एक बीमीय गति। एक बीमीय गति है ना। जो दूसरी गति होती है बेटा वो होती है द्विबीमीय गति। बीमीय गति। और जो तीसरी होती है वो होती है त्रिबीमीय त्रिबीमीय गति। अब यहां पे आपको समझना ये है कि अगर हम बात करें तो बेटा जो अक्ष होते हैं वो आपके तीन होते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है। तो जब हम एक बीमी अक्ष के बारे में बात करेंगे, एक बीमी गति के बारे में बात करेंगे, तो ऐसी गति जो एक्स अक्ष पर या हो या वाई अक्ष पर हो या जेड अक्ष पर हो, तो उस गति को हम कहते हैं एक बीमीय गति। क्या कहते हैं बेटा? एक बीमीय गति। तो हम क्या, अगर एक आपसे पूछा जाए एक बीमीय गति क्या है, तो हम कहेंगे एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष पर जब कोई कण, कोई पिंड गति करता है तो कहलाती है एक बीमीय गति। क्या कहलाती है बेटा? एक बीमीय गति। जब द्विबीमीय की बात करेंगे तो एक्स वाई और जेड में से किसी दो अक्षों पर, है ना, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो जेड वाई हो, चाहे वो जेड एक्स हो, मतलब एक्स वाई, मतलब इसमें द्विबीमी मतलब दो, या तो एक्स वाई साथ में रहेगा या जेड एक्स साथ में रहेगा या वाई जेड साथ में रहेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्विबीमी गति क्या है, तो हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक्स वाई और जेड में से किन्हीं दो अक्षों पर गति करती है तो कहलाती है द्विबीमीय गति। अब अगर इनके उदाहरण पूछा जाए बेटा, तो जैसे अगर द्विबीमीय गति के अंतर्गत पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं किसी पिंड की प्रक्षेप गति। कैसी गति? प्रक्षेप गति, है ना। किसी पिंड की प्रक्षेप गति कैसी होती है बेटा? द्विबीमीय गति होती है ना। अगर आपसे पूछा जाए एक बीमीय गति, तो एक बीमीय गति मतलब जैसे आपका चलना है किसी वस्तु एक बीमा पे, चाहे वो एक्स पे जाए, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंके, है ना, तो हम लिख सकते हैं किसी पिंड की ऊर्ध्व
दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में गति, ये हो सकता है। या दूसरा ये भी हो सकता है बेटा, है ना, किसी वस्तु द्वारा क्षैतिज गति। कैसी गति बेटा? क्षैतिज गति। तो ये आप कह सकते हैं किस प्रकार की गतियां हैं? एक बीमीय गति है। उसके बाद अगर हम बात करें, सेकेंड, वन मोर सेकेंड बेटा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति वे गतियां होती हैं जो एक्स, वाई और जेड तीनों अक्ष पे जब कोई पिंड गति करता है तो कहलाती है त्रिविमीय गति। और जैसे त्रिविमीय गति के अंतर्गत अगर जाएं तो त्रिविमीय गति में जो आएगा बेटा वो आ जाएगी क्या? किसी पतंग की गति, किसी पतंग की गति, किसी, है ना, पतंग की गति, गैस के अणुओं की गति, बहुत सारी होती हैं, गैस के अणुओं की गति, ब्राउनी गति, ये सब कैसी गतियां हैं बेटा? त्रिविमीय गतियां हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? सरल रेखा में गति। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन उठा है कि सरल रेखा में जो गति है वो किस प्रकार की गति है, तो सरल रेखा में जो गति है वो एक बीमीय गति है। कैसी है बेटा? एक बीमीय गति है, एक बीमीय गति, है ना। तो अब हम बात कह सकते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि सरल रेखा में जो गति है वो किस प्रकार की गति है, तो एक बीमीय गति है। कैसी गति है बेटा? एक बीमीय गति है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी के बारे में। किसके बारे में बेटा? दूरी के बारे में। दूरी, है ना, डिस्टेंस। दूरी के बारे में जब बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि समझ में स्पष्ट है। दूरी, ये दूरी है क्या? तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी पथ की तय की गई, है ना, क्या कह सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा किसी पथ की तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई किसी पथ की, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को, लंबाई दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? बस इसको हम किसी पथ की, किसी पथ की लंबाई को, लंबाई को क्या कहते हैं बेटा? दूरी कहते हैं। लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। ये हो गई दूरी। अगर आपसे पूछा जाए दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कह सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई
किसी पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कह सकते हैं, है ना। अब हम बात करें कि अगर दूरी कैसी राशि है बेटा, तो दूरी आपकी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, है ना। तो अगर अदिश राशि है तो इसका मतलब ये है कि इसमें दिशा तो होगी या नहीं होगी बेटा, नहीं, क्योंकि अदिश है। तो अदिश में आपका सिर्फ होता है परिमाण, क्या रहेगा, परिमाण तो होता है ना, लेकिन दिशा आपकी नहीं होती है। मतलब ये बेटा कि दूरी, दूरी जो है उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा कि दूरी पर दिशा का, दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब है बेटा कि दिशा बदलने पर दूरी में परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये नहीं कि दूरी प्रभावित हो जाए उसकी दिशा बदलने पर, है ना। तो ऐसा दूरी आपकी हमेशा, अगर बात करें, दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना। दूरी हमेशा क्या रहेगी बेटा, धनात्मक, है ना, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी शून्य नहीं हो सकती, दूरी शून्य नहीं हो सकती, हो सकती। ये छोटी छोटी बातें इनको याद रखना है ना। ठीक है, दूरी समझ में आया। दूरी में इतने पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए दूरी क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई किसी पथ की लंबाई को क्या कहते हैं बेटा, दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, इसीलिए दिशा पर, दूरी पर दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर बात करें, दूरी हमेशा धनात्मक होगी और दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, बढ़ते हैं इसी में। अगर हम बात करें, यहां पर हम लिखेंगे बेटा विस्थापन के बारे में। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है, विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन है क्या। तो विस्थापन में कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, मतलब ये मान लेते हैं बेटा, ये थोड़ा सा समझने के लिए, पॉइंट ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी। आप पहले ए से बी पर गए और उसके बाद बी से आप पहुंचे कहां पर, सी पर। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ, तो आपका विस्थापन हुआ ए से सी के मध्य, है ना, ये हुआ आपका विस्थापन। तो ये हो गई आपकी कौन सी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। कौन सी, प्रारंभिक स्थिति। और ये जो स्थिति है इसे हम कहेंगे अंतिम स्थिति। कौन सी, अंतिम स्थिति, है ना। तो हम लिख सकते हैं बेटा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, लिखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और कौन सी बेटा, अंतिम, और अंतिम स्थिति
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन विस्थापन कहते हैं। याद रहेगा बेटा, है ना? अगर इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो क्या कहेंगे? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे दूरी आपकी कैसी राशि थी? अदिश राशि थी। उसी प्रकार जो आपका विस्थापन है वो आपकी सदिश राशि होगी। तो हम कह सकते हैं विस्थापन एक सदिश राशि है बेटा। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है ना? अब सदिश राशि है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो विस्थापन है शून्य भी हो सकता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो सकता हो सकता है ना? ये होगा। ये इतना इसमें आता, इसमें दिशा का प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात बेटा ये भी कह सकते हैं, देखो शून्य कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि प्रारंभ में हम ए पर थे, फिर हम बी पर पहुंचे, बी से कहां पर गए? सी। अब अगर विस्थापन पूछा जाए तो ए और सी के बीच की दूरी हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप सी से फिर कहां पर आ गए? ए पर, तो आप जहां से चले थे आप वहीं पर तो आ गए ना, है ना? देखिए कितनी कमाल की बात, जहां से हम गए थे वहीं पर आ गए। तो क्या आप में डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ? नहीं हुआ। और जब विस्थापन नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य हो सकता है। मतलब प्रारंभिक में जहां पर थे, यानी प्रारंभ में जहां पर थे, अंत में भी वहीं पर हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, जैसे आपसे कह दिया जाए बेटा क्वेश्चन कि किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार पथ पर पिंड द्वारा आधे चक्कर, आधे आधे चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। है ना? विस्थापन ज्ञात करो। अब देखो कैसे बेटा, कोई पिंड है जो कैसे बेटा गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है ना? कोई वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। अब देखो ये इसका हो गया सेंटर। अब ये सोचिए कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए यहां से तो चलना स्टार्ट करता है और आधे चक्कर बाद वो यहां पर ही तो आएगा ना, बी पर। ए पर था, आधे चक्कर बाद वो बेटा कहां पर आ गया? बी पर। तो सबसे पहले दूरी निकाली। तो जब दूरी की बात करें
किसकी बेटा बात करें? दूरी की। तो सोचिए कि दूरी के लिए यहां पर देखिए, अगर टोटल हम घूमते तो ये हो जाती है वृत्त की परिधि, यानी पूरी दूरी चक्कर अगर तय, एक चक्कर लगाता यानी पूरी दूरी तय करता तो उसके परिधि के बराबर यानी 2 पाई। लेकिन यहाँ पे उसने चक्कर कितना लगाया? आधा। तो बटे 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात दूरी क्या हो जाएगी बेटा? पाई आर हो जाएगी ये दूरी, है ना? अब अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें, देखो विस्थापन की जब बात करेंगे तो देखो यहां से यहां बेटा ये आपका क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। और व्यास बराबर होता है 2r। तो ये हो गया आपका विस्थापन। इजी। अब देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि संपूर्ण चक्कर में, संपूर्ण चक्कर में विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन तथा दूरी, इसके लिए देखो, सोचो बेटा, संपूर्ण चक्कर की जब बात करेगा तो यहां पर देखो, देखो अब क्या करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किए, संपूर्ण चक्कर का मतलब है ए से चलना स्टार्ट किए थे और दौड़ के कहां पर आ गए? ए पर ही आ गए। तो दूरी की जब बात करेंगे, दूरी तो आपकी टोटल परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। लेकिन विस्थापन की बात करें बेटा, विस्थापन, विस्थापन की बात करें तो आप प्रारंभ में कहां पर थे? ए पर। और लास्ट में भी कहां पर आ गए? ए पर। तो इसलिए विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। समझ में आया? चलिए, हम बात करेंगे चाल की बेटा। चाल, चाल क्या है? चाल, है ना? तो हम कह सकते हैं एकांक समय में, चाल बेटा दूरी। देखो, चाल का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम यहीं पे लिख रहे हैं। चलिए, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय, दूरी बटे समय। यदि समय को हम बेटा एक मान लें, समय बराबर एकांक, एक या एकांक, तो जब समय को एक मानेंगे तो चाल बराबर हो जाएगा किसके? दूरी के। चाल बराबर किसके हो जाएगा? दूरी के, क्योंकि ए का कोई मतलब नहीं। अब इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? डिफिनेशन में लिख सकते हैं बेटा कि एकांक समय में, एकांक समय में, क्योंकि टाइम को आपने एकांक माना है, एकांक समय में किसी पथ की, किसी पथ की तय की गई, या इसको ऐसे ना लिखें, एकांक समय में चली गई दूरी को डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, है ना? एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई, चली गई दूरी को, चली गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं, चाल कहते हैं।
है ना। देखो, अगर इसकी बात करें कि कैसी राशि है बेटा, तो अगर दूरी की बात करें तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए चाल भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो चाल को हम लिखेंगे, ये कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि, है ना बेटा। अगर बात करें तो चाल हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है, चाल हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, हमेशा धनात्मक, है ना। ठीक है, तो ये चाल के बारे में हो गया। अब इसका फार्मूला लिखना हो तो v बराबर होगा s अपान टी। s दूरी है, s क्या है बेटा, दूरी है, और t आपका समय, ये हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको इसके, हाँ ऐसा मात्रक बेटा, दूरी का मात्रक अगर बात करें तो मीटर, इसका मात्रक, दूरी का मात्रक ऊपर है ना s, तो इसको लिखेंगे मीटर, और अपान में टी है यानी सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी बीमा की बात करें बेटा, तो बीमा होगी एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। तो ये इतना हो गया दूरी। अब हम बात करेंगे विस्थापन, विस्थापन से रिलेटेड है वेग की, वेग क्या है, वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ये सब चीजें बेसिक है बेटा, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप आगे चल के समस्या में फंसेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यदि समय को हम एक मान लें, समय को क्या मान लें, एक, है ना। तो समय को जब एक मानेंगे तो हम एक लिखेंगे, तो वेग बराबर हो गया किसके, विस्थापन के, वेग बराबर हो गया विस्थापन के। तो हम लिख सकते हैं, अगर इसको परिभाषा लिखें तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, परिभाषा में लिख सकते हैं कि एकांक समय में, कितने, एकांक समय में किसी वस्तु में हुआ, किसी वस्तु में हुआ विस्थापन, एकांक समय में किसी वस्तु में हुआ विस्थापन, एकांक समय में किसी वस्तु में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है बेटा, वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर बात करें कैसी राशि है, तो बेटा ये एक सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि। अब सदिश राशि होगी तो ये बेटा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है ना, शून्य हो सकता है। क्लियर। अब देखो, अगर बात करें विस्थापन, तो विस्थापन बेटा जो है मापेंगे तो मीटर में ही, ऐसा तो है नहीं कि मीटर में नहीं मापेंगे। तो अगर हम इसको कहें तो इसका जो मात्रक है, तो मात्रक चाल के मात्रक का सेम होता है, तो मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर मात्रक सेम है तो बीमा भी सेम रहेगी, क्या हो जाएगी,
एल टी की पावर माइनस। अगर इसका फार्मूला लिखना हो तो सूत्र लिखना हो अगर, तो हम लिखेंगे इसका फार्मूला, क्या लिखेंगे, v, और v बराबर हो जाएगा s अपान, है ना, s अपान t। ये हो गया इसका मात्रक। उसके बाद अगर हम बात करें इसी में, तो बेटा आता है त्वरण। क्या आता है? त्वरण। त्वरण, त्वरण की बात करें, त्वरण मतलब होता है बेटा, त्वरण, त्वरण होता क्या है? सबसे पहले देखो, त्वरण का मतलब है कि आपके वेग में लगातार परिवर्तन होना चाहिए। अब ये परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, मतलब जैसे आप गाड़ी को चलाना जब प्रारंभ करेंगे तो वहां पर आपके वेग में वृद्धि होगी, और जब गाड़ी को आप रोकेंगे तो आपके वेग में कमी होगी। अर्थात परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन, वेग, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर इसका फार्मूला की बात करें तो इसको बेटा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, प्रदर्शित, प्रदर्शित लिखे हैं, वेग, हाँ, प्रदर्शित, इसको, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। कैसी राशि है बेटा? तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है ना। इसके बाद मात्रक, अगर फार्मूले की बात करें तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। अब देखो, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो बीमा जो होगी बेटा वो होगी एल टी की पावर -2, जबकि बीमा में इसको पता है। तो इतना है पे। एक बात और याद रखिएगा कि जहां पे दर लग जाए समझ लीजिए टाइम से भाग ही करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं बेटा, शक्ति कहते हैं। तो वहां भी टाइम से भाग किया गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि से त्वरण ए बराबर होगा वेग परिवर्तन बटे, अगर सिंबल के रूप में लिखें तो ए बराबर होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा। ठीक है, तो यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से क्लियर करेंगे। जो चीजें ना समझ में आए उनको रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखिए, और तब तक देखिए जब तक वो बेस पूरा तरीके से बेसिकली समझ में ना आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो। धन्यवाद।